तो हरिद्वार में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले भाजपा ने बसपा में एक बड़ी सेंधमारी की है। दरअसल हरिद्वार जिले के नेता रविंद्र पनियाला और बसपा के जिला अध्यक्ष ने बसपा का दामन छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। इन दोनों नेताओं के साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। हम लोग तो पार्टी में एक अपना जो स्थान पार्टी देगी, जो क्षेत्र देगी, उसमें अपना समय लगा करके लोगों को, जो अपने लोग हैं उन्हें सबको साथ लगा करके भारतीय जनता पार्टी के हर प्रत्याशी को जितवाने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत का अध्यक्ष हो और भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में सरकार हो तो ग्रामीण अंचल का जो पूरा संपूर्ण विकास होगा वो तभी होगा जब उत्तराखंड में हरिद्वार जिले में भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष। उधर रुड़की में पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट पर है। पुलिस ने सभी लाइसेंसी हथियार धारकों से कहा है कि वे एक हफ्ते के भीतर अपने सभी हथियार थाने में जमा करवा दें। चुनाव के में सतर्कता बनाए रखने के लिए और चुनाव में पुलिस का जो प्रबंधन है उसको और मजबूत करने के लिए जितने हमारे जो एचएस हैं या जो हमारे एक्टिव हैं क्रिमिनल्स या फिर जो ऐसे वांछित क्रिमिनल्स हैं जो आगे इलेक्शन को प्रभावित कर सकते हैं, उनके खिलाफ हम लोगों का अभियान भी चल रहा है। साथ में जो असलाह है, जो हमारे आवंटित असलाह जो जिनके पास है उनको जमा कराने का भी काम पुलिस अब करेगी। और जो खासकर ऐसे समय में जो शराब है उसका भी काफ़ी प्रयोग बढ़ता है, उसके खिलाफ भी पुलिस हम लोग लगातार अब सतर्कता बनाए रखेंगे और हम लोग कार्रवाई करेंगे। मसूरी में सफाई कर्मचारियों के मानदेय मांगने पर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, जिसके बाद कर्मचारियों ने नगर पालिका परिसर में जमकर हंगामा किया। प्रदर्शन करने वाले सफाई कर्मचारियों ने कीन संस्था का फरमान तुगलकी बताया है। और फिर कीन संस्था के अधिकारियों ने एक के बाद एक सवाल पूछना शुरू कर दिए, जिससे वहां मौजूद अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए और वो जवाब नहीं दे सके। ब्लैंक कर देगा कर देगा साइन, आप मुझे जवाब दीजिए। मैं उसकी बात नहीं, ब्लैंक साइन कर देगा नोटरी। उसके आपने लिखा है उसमें, लिखा हुआ इसमें, आपने लिखा है इसमें नोटरी के ब्लैंक। अनपढ़ हो क्या? प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों ने कीन संस्था के सस्पेंड करने वाले आदेश को तुगलकी बताया और हर दिन 500 रुपए मानदेय देने की मांग की। आप इसको सस्पेंड कैसे कर दोगे? हमने कैसे कर दोगे सस्पेंड? पनिशमेंट किया है ना। कैसे पनिशमेंट? हु आर यू? पनिशमेंट देने वाले आप कौन हो? पनिशमेंट देने वाले सैलरी दे रही है ना। नहीं, कैसे सैलरी? सैलरी काम ले रहे हो आप। सफाई कर्मचारियों के समर्थन में नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष और उत्तराखंड देवभूमि सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारी भी उतर आए। सभी ने शुरू में कीन संस्था के फरमान की निंदा की। वहीं कीन संस्था ने सफाई कर्मचारियों पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया और कार्रवाई को सही ठहराया। कीन संस्था के अड़ जाने के बाद सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की धमकी दी, जिससे मसूरी में साफ सफाई की व्यवस्था बिगड़ सकती है। एबीपी गंगा के लिए मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट। इधर गंगोत्री नेशनल पार्क में अब तक 10,281 सैलानी आ चुके हैं, जिससे गंगोत्री नेशनल पार्क को 15 लाख रुपए की आमदनी हुई है। कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 साल से गंगोत्री नेशनल पार्क में बेहद कम सैलानी आ पाए थे और देश के साथ ही विदेशी सैलानी भी पार्क का दीदार करने आ रहे हैं। कुल जो है सितंबर तक 10,281 लोग गए हैं और इसमें जो है भारतीय और विदेशी भी हैं। ये सारे लोग जो है हमारे विभिन्न माहों में। उत्तराखंड वन विभाग के प्रमुख विनोद सिंघल कुमाऊं के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने लाल कुआं के जंगलों का निरीक्षण किया। उसके बाद उन्होंने तुरई सफारी का निरीक्षण किया, साथ ही क्रोकोडाइल टेल भी देखी। विनोद सिंघल ने बताया कि उत्तराखंड में इको टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं, जिसके चलते खटीमा में तुरई सफारी के साथ ही क्रोकोडाइल टेल को एक साथ विकसित किया जाएगा। और अब खबर रामनगर से है, जहां अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में घूमना पर्यटकों के लिए और आसान होने वाला है। इसके लिए कॉर्बेट प्रशासन ने इको टूरिज्म की बुकिंग वेबसाइट का वर्जन 3 लाने का तैयारी कर रहा है। इससे आसान बुकिंग, रिफंड, फीडबैक जैसी खूबियां होगी। एनआईसी से हमारी बात हुई है और एक प्रोजेक्ट प्रपोजल भी गया है, जिसके आधार पर ये इस तरीके की दिक्कतें जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं वो अब रिजॉल्व हो जाएंगी। और हमारा प्रयास है कि इसकी पहली बीटा टेस्टिंग हम लोग जल्दी से जल्दी कर लें ताकि इसका लाभ तत्काल मिलना शुरू हो जाए। और हल्द्वानी में रामलीला मंचन की तैयारियां शुरू हो गई है। पिछले 38 साल से रामलीला का मंचन होता आ रहा है, जिसे लेकर कलाकारों के साथ ही अब लोगों में खासा उत्साह रहता है। रामलीला कमेटी की तरफ से कलाकारों को रिहर्सल करवाई जा रही है। 26 सितंबर से पहले नवरात्र के साथ ही रामलीला का मंचन भी शुरू हो जाएगा।
हम लोग बहुत सालों से कोशिश कर रहे थे कि जिस तरह से हुक्का क्लब अल्मोड़े की, नैनीताल राम सेवक सभा की महिलाओं के रोल महिलाएं ही करती हैं, तो इस बार हमने राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता इन 5 पात्रों को विशेषकर ये सोचा है कि महिलाओं के द्वारा ही कराया जाए। और उसके अतिरिक्त भी जो तारा, अहिल्या, मंदोदरी और त्रिजटा इस तरह के जो महिला रोल हैं उनके भी कोशिश करेंगे कि वो हमारे हो जाए। पूर्व मुख्यमंत्री और पौड़ी गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत ने विधानसभा भर्ती को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि विधानसभा भर्ती में अगर गड़बड़ी हुई है तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। जिन्होंने गड़बड़ी की है उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए और जो लोग इसमें शामिल हैं उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी स्तर का नेता क्यों ना हो। जनता है और जनता के तीसरे पार्टी है, पार्टी के बाद फिर उसके बाद नेता है, कहीं नहीं आता। और नेता यदि कहीं गड़बड़ किया और भूला है तो वो भुगतेगा और भुगतना भी चाहिए। तो इतना नहीं तो अधिकारी भी यदि गड़बड़ किए हैं तो सबको मैं कहता हूँ, चाहे नेता हो, अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, यदि गड़बड़ है तो उसको कटघरे के अंदर खड़ा होना चाहिए और उस पर जांच भिड़नी चाहिए और उनको सजा देनी चाहिए। यदि ऐसी गड़बड़ियां रही कहीं तो उनको तत्काल नष्ट होना चाहिए। दूसरा विषय, दूसरी जांच है। दूसरा अन्य जो युवाओं की बात है, मैं कहता हूँ हम युवाओं, मैंने कहा कि जनता हमारे लिए सर्वोपरि है और उसकी सेवा करना, उसके लिए हम आए हैं। और यदि हम अपने उस सब चीज को छोड़ते हुए और फिर अपने ही अगल बगल और भाई भतीजावाद में आ जाते हैं तो ये कहीं हम लोग माफ करने वाले नहीं हैं। और तीरथ सिंह रावत के बयान पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या कुछ कहा है, आपको वो भी सुनवाते हैं। जांच बैठी है और अभी तक 34 लोग तो जेल में जा चुके हैं और अभी एक चिन्हित हुआ है, उसके पीछे हमारी एसटीएफ लगी हुई है। ऐसा लग रहा है कि वो देश से बाहर कहीं है या देश के कहीं किसी दूरस्थ कोने में जाके छुपा हुआ है और बाकी एसटीएफ अपना काम कर रही है, लगातार अपना काम कर रही है। सरकार का स्पष्ट सोचना है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसकी जहां जगह है वहां उसको पहुंचाया जाएगा। हल्द्वानी से खबर है, यहाँ लाल कुआं में 5 बच्चों को करंट लग गया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। छत पर टेंट लगाने के दौरान ये हादसा हुआ है। टेंट का पाइप हाई टेंशन लाइन से टकराया और घर में सगाई का कार्यक्रम चल रहा था। बच्चों को सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये बड़ी जानकारी फिलहाल मिल रही है, जहां आपको बता दें लाल कुआं में 5 बच्चों को करंट लग गया है। छत पर टेंट लगाने के दौरान ये हादसा हुआ है। टेंट का पाइप हाई टेंशन लाइन से जा टकराया जिसमें इन बच्चों को करंट लग गया। बताया जा रहा है कि घर में सगाई का कार्यक्रम चल रहा था और इस दौरान यह हादसा हो गया। और इधर लक्सर की एसडीएम रही संगीता कनौजिया का निधन हो गया है। ऋषिकेश एम्स में उनका इलाज चल रहा था। हादसे के दौरान गंभीर रूप से घायल हुई थी संगीता कनौजिया की गाड़ी की ट्रक से टक्कर हुई थी और हादसे के दौरान संगीता के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई थी। 26 अप्रैल को यह हादसा हुआ था जिसमें गंभीर रूप से संगीता कनौजिया घायल हो गई थी और आज ऋषिकेश एम्स में उन्होंने दम तोड़ दिया है। ये बड़ी जानकारी लक्सर की एसडीएम रही हैं संगीता कनौजिया, जिनका आज निधन हो गया है। जेपी नड्डा से प्रेमचंद अग्रवाल की मुलाकात हुई है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। विधानसभा की भर्तियों को लेकर ये मुलाकात हुई है। कल रात अचानक रवाना हुए थे प्रेमचंद अग्रवाल और भर्तियों को लेकर प्रेमचंद ने जेपी नड्डा के सामने अपना पक्ष रखा है। प्रेमचंद के स्पीकर रहते हुए 72 नियुक्तियों की जांच हो रही है। ये बड़ी जानकारी फिलहाल मिल रही है। कल देर रात को अचानक से प्रेमचंद अग्रवाल दिल्ली रवाना हुए। यहां जेपी नड्डा के सामने उन्होंने अपना पक्ष रखा है। जब से विधानसभा घोटाले की बात सामने आई है, विधानसभा भर्ती में घोटाले की बात सामने आई, उसके बाद से लगातार प्रेमचंद अग्रवाल भी सवालिया निशाना, इन पर सवाल उठ रहे थे और उस पर तो कल रात अचानक से दोनों के बीच में मुलाकात हुई है, जिसके बाद जेपी नड्डा के सामने अपना पक्ष उन्होंने रखा है। बीती रात अचानक दोनों के बीच में ये मुलाकात हुई है
और ये माना जा रहा है कि प्रेमचंद अग्रवाल की तरफ से अपना पक्ष जेपी नड्डा के सामने रखा गया है। तो दिल्ली में दोनों के बीच में ये मुलाकात हुई है। अचानक से दिल्ली रवाना हुए थे। ये माना जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि तलब उन्हें किया जा सकता है दिल्ली, और कल अचानक से रवाना हुए दिल्ली के लिए। और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से विधानसभा भर्ती घोटाले में प्रेमचंद अग्रवाल का नाम आ रहा है, उसे लेकर अपनी तरफ से प्रेमचंद अग्रवाल ने अपना पक्ष जेपी नड्डा के सामने रखा है। तो लगातार विधानसभा भर्ती घोटाले में जांच भी जारी है। इधर प्रेमचंद अग्रवाल ने अपना जो पक्ष है जेपी नड्डा के सामने रखा है। ये बड़ी जानकारी फिलहाल मिल रही है। फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए अविनाश तिवारी इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, देर रात को अचानक से प्रेमचंद अग्रवाल को दिल्ली बुलाया जाता है, उसके बाद ये भी जानकारी मिल रही है कि जेपी नड्डा के सामने अपना पक्ष उन्होंने रखा है। और क्या कुछ जानकारी मिल रही है दोनों के बीच हुई इस मुलाकात से? जी, जाहिर तौर से अगर बात करें तो कल जिस तरीके से प्रेमचंद अग्रवाल ने पहले देहरादून में प्रभारी दुष्यंत गौतम के साथ मुलाकात की, उसके बाद फिर उनको केंद्रीय आलाकमान ने दिल्ली बुलाया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनसे पूरी जानकारी ली कि किस तरीके से उनके स्पीकर रहते हुए भर्तियां हुई, किस तरीके से पैरवी आई और किसके कहने पर उन्होंने इस तरीके से तमाम तरह जो भर्तियां हैं उसको किया, या फिर किसी तरीके से कोई दबाव था। इन तमाम तरह चीजों को लेकर के उनसे कहीं ना कहीं जानकारी ली गई है, क्योंकि राष्ट्रीय आलाकमान पूरी तरीके से सख्त है। जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर भर्ती घोटाला हुआ है, चाहे वो यूके SSS की बात हो, चाहे वो विधानसभा के अंदर की बात हो, उसके बाद से राष्ट्रीय आलाकमान लगातार जो वहां के नेता हैं उनको एक एक करके बुला रहा है और उनसे बातचीत कर रहा है, उनसे फीडबैक भी ले रहा है। और उसके साथ साथ जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं केंद्रीय नेतृत्व की ओर से, क्योंकि बीजेपी लगातार जिस तरीके से बात करती है जीरो टॉलरेंस की, भ्रष्टाचार ना हो इसकी, लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर ये भ्रष्टाचार निकलकर सामने आया, उसके बाद केंद्रीय आलाकमान पूरी तरीके से सख्त है। खुद अगर देखिए तो एक के बाद एक कई सारे जो उत्तराखंड के नेता हैं उनको दिल्ली बुलाया जा रहा है, उनसे सफाई ली जा रही है। और चलिए बिल्कुल अविनाश, कहीं ना कहीं मुलाकात के कई बड़े मायने भी निकाले जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, दिल्ली रवाना होने से पहले प्रेमचंद अग्रवाल की देहरादून में भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से मुलाकात हुई थी और इस दौरान उत्तराखंड विधानसभा की नियुक्तियों में गड़बड़ी को लेकर बातचीत हुई। कहा यह भी जा रहा है कि प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने प्रेमचंद अग्रवाल से इन नियुक्तियों को लेकर फीडबैक लिया था। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, उस वक्त की तस्वीरें हैं जब प्रेमचंद अग्रवाल ने दुष्यंत गौतम से मुलाकात की है और ये जानकारी मिल रही है। ये भी कहा जा रहा है कि विधानसभा की नियुक्तियों के संबंध में दोनों के बीच में ये मुलाकात हुई है। कर्णप्रयाग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धरना, पेपर लीक और नियुक्तियों में गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन आज किया जा रहा है। नियुक्तियों में गड़बड़ी की सीबीआई से जांच की मांग लगातार की जा रही है। ये बड़ी जानकारी फिलहाल मिल रही है। पेपर लीक और नियुक्तियों में गड़बड़ी को लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कर्णप्रयाग में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। यूके SSS की जो जांच है वो सीबीआई से कराने की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें तो हरिद्वार पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने हरिद्वार पहुंचे हैं सीएम। सरकार और संगठन के तमाम बड़े नेता भी उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। हरिद्वार पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। यहां पर देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। सरकार और संगठन के तमाम बड़े नेता भी उनके साथ मौजूद हैं। और आज लॉन्च होगी यूनिफॉर्म सिविल कोड की वेबसाइट। कमेटी की अध्यक्ष रंजना देसाई वेबसाइट लॉन्च करेंगी। राजभवन में दोपहर 1:30 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा। पोर्टल के जरिए लोगों की राय ली जाएगी और लोगों की राय से कमेटी तैयार करेगी। यूसीसी का फाइनल ड्राफ्ट तैयार होगा। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। 1:30 बजे ये पोर्टल जो है लॉन्च होगा। आपको बता दें कि समिति की अध्यक्ष रंजना देसाई वेब पोर्टल लॉन्च करेगी और उसके बाद लोगों से इसमें राय ली जाएगी और लोगों की राय लेने के बाद कमेटी फाइनल ड्राफ्ट तैयार करेगी। तो 1:30 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा राजभवन में। दोपहर 1:30 बजे ये कार्यक्रम होना है और जो समिति के अध्यक्ष हैं रंजना देसाई, वो इस पर लोगों की राय भी लेंगी। और चलिए फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए विनोद इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं देहरादून से। विनोद, 1:30 बजे वेब पोर्टल का लॉन्च होना है, क्या तैयारी है फिलहाल कार्यक्रम को लेकर? बिल्कुल आयुषी, देखिए अगर बात करें तो अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो कमेटी की अध्यक्षा हैं
रंजना प्रकाश देसाई और तमाम जितने भी कमेटी के मेंबर्स हैं वो राजभवन पहुंच चुके हैं और 1:30 बजे का कार्यक्रम राजभवन में रखा गया है कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक पोर्टल की शुभारंभ किया जाएगा। थोड़ी देर बाद में राज्यपाल गुरमीत सिंह राजभवन में ही जो ऑडिटोरियम है उसमें पोर्टल का शुभारंभ करेंगे और इसका आज एक बड़ी बैठक भी देहरादून में होगी जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शाम 4 बजे सचिवालय में करेंगे। तो आज यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ी गहमा गहमी का माहौल है क्योंकि लगातार लंबे इंतजार से 3 बैठकें तो दिल्ली में हुई है लेकिन पहली बैठक आज देहरादून में होगी। मुख्यमंत्री उसमें शामिल होंगे, अध्यक्ष जो कमेटी की हैं वो उसमें शामिल होंगे और इसके अलावा जितने भी कमेटी के मेंबर्स हैं आज अपनी अपनी राय मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे क्योंकि अब हर वर्ग को ध्यान में रख कर कोशिश ये की जा रही है कि जब इस पोर्टल की शुरुआत होगी तो कुछ ही देर का समय बचा है और 1:30 बजे ये वेब पोर्टल लॉन्च होगा। बहुत धन्यवाद विनोद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। रुद्रपुर से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी हुई है। पुलिसकर्मी के खिलाफ कई मामले दर्ज है। पिछले काफी समय से गैर हाजिर पुलिसकर्मी था। चंपावत में तैनात पुलिस जवान अजीम पर यह कार्रवाई हुई है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है, रुद्रपुर में पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पुलिसकर्मी के खिलाफ कई मामले दर्ज है और पिछले काफी समय से जो ये पुलिसकर्मी था ये गैर हाजिर था। चंपावत में तैनात था जवान अजीम पर यह कार्रवाई हुई है। तो राज्य आंदोलनकारियों ने देहरादून में गांधी पार्क के बाहर धरना दिया है। राज्य आंदोलनकारियों की मांग है कि महिलाओं के 30% क्षैतिज आरक्षण मिलना चाहिए। तो वहीं भर्तियों में हो रही गड़बड़ी की भी जांच की मांग उठ रही है। बहुत दुख की बात है कि आज का जो हमारा विशेष मुद्दा है वो जो महिलाओं का 30% आरक्षण था जो कि समाप्त कर दिया गया है। हमारा इसीलिए हमारा आंदोलन है कि हमारी महिलाओं का जो 30% का आरक्षण है उसको लागू किया जाए और जो यहाँ की मूल व्यवस्था है उसको सही किया जाए। देखिए, हम सरकार से केवल 2 मांगों के लेकर आज यहाँ पे धरने में बैठे हैं। निश्चित तौर से इस राज्य के निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है और उसी भूमिका को देखते हुए राज्य सरकारों ने महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की थी। ये उनके सम्मान के लिए था। लेकिन आज जो माननीय हाई कोर्ट ने इस निर्णय में रोक लगाई है, निश्चित तौर से वो सरकार की लापरवाही दर्शाता है। वहाँ महाधिवक्ताओं की जो फौज है उसने उचित पैरवी नहीं की जिससे हमारा 30% क्षैतिज आरक्षण में रोक लगाएगी। और रुद्रपुर में बच्चा चोरी के आरोप में भीड़ ने 2 लोगों की पिटाई कर दी है। दिनेशपुर इलाके का ये मामला बताया जा रहा है जहां भीड़ ने 2 लोगों को जमकर पीटा और इधर सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। मौके की तस्वीरें आप देखिए। इन युवकों पर बच्चा चोरी का आरोप लगा जिसके बाद जो वहां मौजूद भीड़ थी उन्होंने इनकी जमकर पिटाई कर दी। वहीं चंपावत टनकपुर नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ है। आईटीबीपी जवानों को लेकर जा रही बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे के वक्त बस में आईटीबीपी के 10 जवान सवार थे। बस में सवार सभी जवान सुरक्षित बताए जा रहे हैं और कुछ जवानों को हल्की चोट जरूर लगी है। और अगली खबर रुद्रप्रयाग से है। यहाँ एक बड़ा हादसा टल गया है। यहाँ एक ढाबे पर सिलेंडर में अचानक से ब्लास्ट हो गया जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। ढाबे में सिलेंडर ब्लास्ट का वीडियो भी सामने आया है और आप तस्वीरों से हादसे का अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि सिलेंडर फटने के बाद पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और आग को बुझाया गया। तो मौके की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से सिलेंडर ब्लास्ट से मौके पर हड़कंप मच गया और बड़ा हादसा होते होते चला है। तो देखिए, पिछले दिनों टिहरी के जौनपुर ब्लॉक के कई गांव में बारिश से तबाही हुई थी। आपदा प्रभावित इलाकों में प्रशासन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। आपदा से सड़क, पैदल रास्ते, सिंचाई, नहर, पुल और बिजली और पानी की लाइनों को काफी नुकसान पहुंचा है जिनकी मरम्मत का काम जारी है और अभी तक 62 गांव की विद्युत आपूर्ति सुचारू कर दी गई है जबकि 3 गांव की विद्युत आपूर्ति पर काम किया जा रहा है। 60 जगह ऐसी थी जहां पर विद्युत आपूर्ति बाधित हुई थी। अभी 3 स्थानों पर ऐसे गांव हैं जिन पे अभी बिजली का कनेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन जैसे जैसे पानी कम होता जा रहा है हम बिजली के आपूर्ति जो ट्रांसफार्मर है या जो तार हैं वो पहुंचाए जा रहे हैं। कुमाऊं मंडल के पर्वतीय क्षेत्रों में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अब राजस्व पुलिस की बजाय सिविल पुलिस संभालेगी। डीआईजी ने कुमाऊं मंडल के 6 जिलों में 2 थाने और 21 चौकियां खोलने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है।
2 थाने खनसू और धारी है, ये दोनों भी जो है ये नैनीताल ज़िले में है। इसके अलावा 21 चौकियाँ जो है बननी है, जिसमें से 5 चौकियाँ नैनीताल में है और 12 चौकियाँ अल्मोड़ा ज़िले में है। 3 चौकियाँ पिथौरागढ़ में और एक चौकी चंपावत में। ऐसे 21 चौकियाँ जो है बनेगी। तो इसमें से काफ़ी सारी चौकियाँ जो है ये अभी वहाँ रेवेन्यू पुलिस क्षेत्र है, तो इसमें इसको रेगुलर पुलिस को देके वहाँ रेगुलर पुलिस चौकियाँ बनाने का प्रस्ताव जो है शासन को प्रेषित कर। और उधम सिंह नगर को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस का एक्शन भी जारी है और इसी कड़ी में गदरपुर थाना पुलिस ने 1700 से ज्यादा प्रतिबंधित नशे के इंजेक्शन बरामद किए हैं। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। तो उधम सिंह नगर में नशे की बड़ी खेप बरामद की है। 1700 नशे के इंजेक्शन गदरपुर थाना पुलिस ने बरामद किए हैं। 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। 1675 इंजेक्शन है जो कि एबिल, डाइजेपाम, बुप्रीनॉर्फिन के हैं। अलग अलग मात्रा में बुप्रीनॉर्फिन 200, डाइजेपाम 125 और एबिल के लगभग 1350 इंजेक्शन हैं, जिनको रखना जो लाइसेंस के बिना जो इनको रख नहीं सकते हैं, स्टोर नहीं कर सकते हैं। और ये लगातार यहाँ युवाओं को ये इंजेक्शन बेचते हैं, जिससे कि हमारी जो है नशे के प्रति जो है युवा जो है इसमें काफ़ी इन्वॉल्व हो रहे हैं और उनका फ्यूचर इसमें ख़राब हो रहा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।